सदर्ड स्टोरीज के तमाम मेहमानों का इलेक्शन स्पेशल में मैं आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है यूपी के हालात, इलेक्शन के यूपी अपडेट हम लोग लेंगे। आज हमारे बीच जो एक्सपर्ट हैं वो सुधीर मुशरान साहब हैं, जो पहले भी हमारे आ चुके हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ये पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कहना चाहिए एक ही इनके घर में पूरा डिप्लोमेटिक, अगर मैं हाउस कहूँ तो गलत नहीं होगा, आईएएस आईएफएस और ये एक 10-15 लोग एक ही फैमिली में। और दूसरे मेरे साथ जुड़ रहे हैं आसिफ साहब, आसिफ नकवी साहब। ये ट्रेनर है, इन्होंने प्रोफेशनल्स को इंडिया और इंडिया के बाहर मुल्कों में ट्रेनिंग दी है और ये पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और इनकी बहुत ही बारीकी से ये उसको एनालाइज करते हैं। तीसरे हमारे मेहमान हैं आज फाइक रजा अंसारी साहब। ये एक लखनऊ के बहुत बड़े घराने से हैं, जो लखनऊ की पॉलिटिक्स इनके घराने के बगैर अधूरी है और इनका भी बड़ी पॉलिटिक्स में, राजनीति में बहुत जबरदस्त इनका कैलकुलेशन है, बहुत पकड़ है इनकी। ये बड़े बारीकी से उसका कैलकुलेशन करते हैं और मैं तमाम देखने वालों को, जो भी हमारे दर्शक हैं, नाजरीन हैं, उन सबको मैं आज के उसमें वेलकम करता हूँ। आदाब, नमस्कार। और शुरुआत में फाइक रजा साहब से करता हूँ। फाइक रजा साहब, ये बताइए, यूपी का इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है और हफ्ता भर बाद ही हमारे यहाँ वोटिंग होनी है। क्या कैसे हालात देख रहे हैं और किसका कौन आ सकता है इस वक्त, कैसे हालात हैं? गौहर भाई, आपने इंट्रोडक्शन में तो खैर हमारे बहुत कुछ कह दिया, लेकिन ये कि हम 1969 से जब 7-8 बरस के रहे होंगे तब से इलेक्शंस फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे वालिद साहब ने 1969 में कांग्रेस टिकट पे, जब 2 बैलों की जोड़ी हुआ करता था चुनाव निशान, तब लखनऊ वेस्ट से इलेक्शन लड़ा था। तब से हमारी इस पर दिलचस्पी भी रही है और ख़ास तौर पे यूपी की पॉलिटिक्स में। तो इस वक्त जो यूपी में इलेक्शन होने जा रहा है उसका तो असल में अजीब हिसाब किताब है। सबसे बड़ी चीज़ तो होती है कि जो मीटिंग्स होती हैं, जो नेता लोग आते हैं, उससे भी लोग थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगाते हैं। तो वो मीटिंग्स तो होने ही रही हैं, लेकिन हमको अपना तय ये महसूस होता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो योगी जी के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह होगा। और उसके साथ साथ जो भी एजिटेशन हुए हैं, चाहे वो सीए का हुआ हो, चाहे वो अभी ये किसानों का हुआ, उससे भी उनकी सीटों में कमी आएगी। अच्छा, जहाँ तक एनालिसिस का ताल्लुक है, मैं बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स पे बिलीव नहीं करता हूँ, इसलिए कि जब तक के इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस होते हैं तब तक के चीज़ें क्लियर होती हैं। ये कोई चीज़ भी जो हम पोल एनालिसिस कहते हैं जिसमें इतनी सीटें आ जाएंगी, उसको हम इसलिए नहीं मानते हैं कि पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था यूपी में, उसमें तकरीबन 30 सीटें ऐसी थी जिस पर 1% से डिसाइड हुआ था कौन जीता कौन हारा। एंड दिस 1% ऑफ द पोल्ड वोट्स, तो वो तकरीबन कोई 200-400 वोट होते हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी में अगर हम लेंगे तो हमें लगता है कि ये वोट्स जो हैं ये इधर उधर ट्रांसफर हो सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि प्योर अरिथमेटिक के ऊपर पोलिंग नहीं होती है हिंदुस्तान में, ये तो सबने देख लिया, चाहे वो आसाम हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो अपना यूपी का लास्ट इलेक्शन जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के भी लड़े थे, फिर भी जो थे वो हार गए। तो प्योर अरिथमेटिक तो नहीं है। और जैसा आपने बताया कि अभी जो है वो इलेक्शन 10 तारीख को पहला इलेक्शन है और 5, 6, 7 मेरे ख्याल से शायद फेजेस में है, तो इलेक्शन करवटें लेता रहेगा। ये जो होंगे, पहले के वोट होंगे, फिर बाद के होंगे, फिर बाद के होंगे, आखिर में जाकर के जो होगा वो समझ में आएगा कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस मर्तबा जो है वो बीजेपी का जो है वो नुकसान होने वाला है और कुछ फायदा जो है वो कांग्रेस को भी होगा, मतलब ये कि शायद डबल डिजिट्स में आ जाए। और
इस वक्त जो अकलमंदी से काम कर रहे हैं अखिलेश, कि अपने चाचा को भी वापस ले लिया है उन्हीं ने, और छोटी छोटी और पार्टीज जो है उनको भी ले लिया है। हालांकि उनको भी धचका लगा है कि उनकी अपनी भावत जो है वो दूसरी तरफ चली गई है। बट एनीवे, मेरा अपना ख्याल यही है कि अब बाकी तो जाहिर है आसिफ भाई और सुधीर साहब मौजूद हैं, वो लोग ज्यादा डिटेल में बता पाएंगे, लेकिन जो हम बाहर से देख रहे हैं, हमको ऐसा लगता है कि इस मरतबा बीजेपी की सीटें कम होंगी, ऐसा मेरा ख्याल है। सुधीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फाइक साहब। सुधीर साहब, आप अनम्यूट किए। सुधीर साहब, आप बड़े बहुत, क्योंकि आपका घराना उसमें है कि आप एक एक चीज पे नजर है, पूरी इंडिया की पॉलिटिक्स पे आपकी नजर है, तो मुझे बता सकते हैं कि इस वक्त जो यूपी के इलेक्शन किस तरफ को जा रहा है? तो सारे एजिटेशन भी हैं आपके सामने, और महंगाई भी है, और आप सब कुछ देख सकते हैं। तो क्या आप एक इकोनॉमिस्ट भी हैं और एक आईटी वाले भी हैं, आईटी की बड़ी सीनियर पोजीशन पे रहे हैं, तो जरा बताएं इसको कैलकुलेट करके हम सबको। थैंक यू गौर भाई, हमें ये आपने मौका दिया अपने ख्याल बताने का। और जैसे रजा भाई ने कहा, तो लखनऊ से मेरा भी बहुत पुराना परिचय रहा है। लखनऊ में से हम इलाहाबाद के ही हैं, और लखनऊ में काफी रिलेटिव है, वन और शाहनवाज रोड पे और इधर। और जहां तक पॉलिटिक्स की बात रही है, और जहां तक इस इलेक्शन का बात करेंगे, मैं सबसे पहले सब लोगों की तवज्जो चाहूंगा कि ये जो यूपी का इलेक्शन आ रहा है, ये भी एक माइलस्टोन होगा, मील का पत्थर होगा, जैसे बंगाल के पोल रहे थे। जी। ये फ्यूचर डिसाइड करेगा, हमारे लोकसभा इलेक्शन पे भी इसका इन्फ्लुएंस पड़ेगा। और ये हिस्ट्री रही है हिंदुस्तान की कि जो प्राइम मिनिस्टर्स ज्यादातर गए हैं सेंटर में, वो उत्तर प्रदेश में ही दिए हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी थी, चाहे वो हमारे प्रेसिडेंट मोदी जी रहे हैं, चाहे राजीव गांधी रहे हैं, या और भी जितने रहे हैं। और यूपी हिस्टोरिकली एक बहुत ही पिवटल रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन चीज है जो हर जगह नहीं है। यहाँ पे ईस्टर्न यूपी में मिक्स अलग है, वेस्टर्न यूपी में मिक्स अलग है, सेंट्रल यूपी में मिक्स अलग है। अभी जैसे 5 फेजेस में ये इलेक्शन होगा। पहला फेज वेस्टर्न यूपी। वेस्टर्न यूपी में खास क्या है? वेस्टर्न यूपी में सबसे ज्यादा हमारे दलित हैं, वेस्टर्न यूपी में हमारे मुस्लिम भाई हैं, वेस्टर्न यूपी में सबसे ज्यादा गंगा जमुना तहजीब को उछाला जाएगा। ये वो पिवटल है, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से इलेक्शन की बागडोर बनेगी और आगे बढ़ेगी। इश्यूज जैसे इन्होंने हमारे रजा भाई ने बताया, इलेक्शन तो है ही, अभी शुरू हो गई हैं, कई पार्टीज ने पहले ही शुरू कर दिया है 2080 का पॉलिटिक्स और डिवाइड एंड रूल का पॉलिटिक्स। ये करो तो ये होगा, ये करो तो वो होगा, ये ऑलरेडी शुरू हो गया है और जो आगे बढ़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि गलत है, दाम दंड भेद सब चलता है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड, और दुनिया में इलेक्शन से बढ़िया वॉर तो आज तक नहीं बनी, चाहे वो रोमन पीरियड हो चाहे रहा हो। तो हम यूपी के इलेक्शन में अगर आते हैं, तो यहां पे अगर हम देखें तो इस समय इलेक्शन दो तरफा होने की उम्मीद है। वो बीजेपी और अखिलेश समाजवादी पार्टी के बीच में होगा। मायावती जो एक फोर्स होती थी किसी जमाने में, आज की डेट में वो जनता में इतनी इन्फ्लुएंशियल रूप से नहीं है। वही चौथे नंबर पे कांग्रेस, जिसको सिंगल डिजिट में इलेक्शन मिला था, आज प्रियंका गांधी भी आ रही हैं, वो लेडीज की बात भी कर रही हैं, वो और भी बात कर रही हैं। मगर कांग्रेस का जो इन्फ्लुएंस कभी हुआ करता था 2 बैलों की जोड़ी में या गाय बछड़ा में या हाथ में, आज की डेट में वो, आज की डेट में कांग्रेस का वो इन्फ्लुएंस नहीं है। जो इन्फ्लुएंस है आज की डेट में वो है हमारी एसपी और हमारी बीजेपी।
और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रजा भाई ने कही, जो हमने बंगाल में भी देखी और जो मैं इलेक्शन फॉलो करता हूं, वो जो 10% जो वोट्स होते हैं, 10% जो सीटें होती हैं, जो कि बहुत पास कॉन्टेस्ट करी जाती हैं। आपने तो 500 वोट करी, बंगाल में 12 सीटें ऐसी थी जो 50 वोटों पे डिसाइड हुई थी। और ये वोट देखिए, सब चीज चलती है और ये कोई छुपा हुआ सच नहीं है कि इलेक्शन इन्फ्लुएंस होता है। बाहुबल से इन्फ्लुएंस होता है, एडमिनिस्ट्रेशन से इन्फ्लुएंस होता है, लोगों के थॉट प्रोसेस से इन्फ्लुएंस होता है। तो ये जो 50 सीटें हो, 50 वोटों की सीट है, जो 100 वोटों की जो सीट है, ये किधर आखिर में घुमाएगी, ये किसी को नहीं बता सकते। मैं बिल्कुल हामी करूंगा रजा भाई की कि अभी जो हवा चल रही है वो बीजेपी के लिए थोड़ी सी गर्म हवा है। इनकम्बेंसी है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है। एक बहुत बड़ा फैक्टर है वेस्ट में बिजारों का, जिन्होंने गायों को मारना बंद कर दिया है और जो पकड़ना बंद कर दिया है। गायें खेतों में घुस जाती हैं और फसल बर्बाद करती हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सुधीर साहब, ये भी बड़ा लोग जो बता रहे हैं कि ये जो एनिमल्स हैं ये खेतों में घुस जाते हैं, गाय और जो नील गाय और नॉर्मल गाय, और सड़कों पे घूम रही, जो बैल जो छूटे हुए सड़कों पे भी एक्सीडेंट हो रहे हैं उसमें, उस चक्कर में। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है, किसानों को पिछले 5 साल में केवल 25 या 30 रुपए उनका एमएसपी बढ़ाई गई है और उसकी कीमत नहीं बढ़ाई गई और उसके भी पैसे नहीं मिले। मैं ये नहीं कह रहा कि पिछली गवर्नमेंट में पैसे मिलते थे, मगर इस गवर्नमेंट ने प्रॉमिस करी थी कि 15 दिन में पैसे मिल जाएंगे, नहीं तो इंटरेस्ट मिलेगा। ये उनका एक इलेक्शन का एजेंडा था जो पूरा होता हुआ पूरी तरह से नहीं लग रहा। गवर्नमेंट की 24 मिले हैं, उसमें पेमेंट हो गई है, मगर बजाज की जो मिले हैं और जो बाकी 94 जो गन्ने की जो बेल्ट है ये वेस्टर्न यूपी की, वहां पेमेंट अभी आउटस्टैंडिंग है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। और सबसे ज्यादा जो किसान इस समय परेशान हो रहा है कि आपने कहा था आय दुगनी हो जाएगी। मैं किसान नहीं हूं, मुझे पता नहीं आय दुगनी हुई कि नहीं हुई, मगर हाँ, बिजली के दाम तिगने हो गए। जो यूरिया 1 रुपए का मिलता था, इस समय 2.5 रुपए का मिलने लगा, और जो खाद मिलती थी वो ज्यादा हो गई और परेशानियां बढ़ गई। तो इसलिए जो किसान वहां परेशान है, जो हमारा ओबीएस है या शेड्यूल कास्ट है या गुर्जर का जो है या यादव जो है, वो इस समय, जो मायावती का बैंक था वो भी इस समय काफी हद तक समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हो रहा है। और सबसे बड़ा फैक्टर, थोड़ा बहुत रोष लोगों का कोरोना का भी है। हर कोई अभी कोरोना की फेज 2 नहीं भूला है। इन सारे फैक्टर को लेते हुए अगर कोई कहता है कि बीजेपी 300 से ऊपर जाएगी या 350 तक जाएगी, ये मेरे लिए शायद एक क्वेश्चन है। हाँ, हो सकता है समाजवादी पार्टी को जिसको कम मिले थे उसको वोट ज्यादा मिलेंगे, उसको सीटें ज्यादा मिलेंगी, मगर ताज किसके सर पे जाएगा ये तो 10 मार्च को ही पता लगेगा, पांचों फेज का जब हो जाए। अभी कोई कहता है कि मैं जीत गया, तो या तो वो प्रोपेगेंडा स्टंट है, या वो जो हर कोई कहता है कि मैं जीता मैं जीता मैं जीता। लड़ाई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, जिसमें समाजवादी को फायदा मिलेगा और बीजेपी को थोड़ा सा नुकसान होगा। ओवर टू यू। ओके साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर साहब। अब मैं आसिफ साहब से पूछूंगा, क्योंकि आसिफ साहब वैसे तो अपना पटियाला में घर है इनका, यूपी के रहने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि आसिफ साहब आप बताएं, आपको तो आपको एक एक सीट पे नजर है, तो जरा आप बताइए कि यूपी में इस बार ऊंट किस करवट बैठे। शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि भाई मुझे सुधीर साहब को सुनने का मौका मिला फिर से, और फाइक भाई से भी ये आज एक उनका नया पहलू सामने आया, और मेरे लिए वाकई बाइस फख्र है कि भाई मैं इन दोनों हस्तियों को सुन रहा हूँ और आप इसके सूत्रधार हैं। रही बात यूपी के इलेक्शन की, और दोनों पैनलिस्ट ने बड़ी खूबसूरती से यूपी के इलेक्शन पे अपने तासुरात का इजहार किया, और ये मेरे लिए भी बहुत सारी बातें नई थी जो कि पहले नहीं मालूम थी।
लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि भाई इस बार वाकई जैसे सुधीर साहब ने कहा कि ये इलेक्शन जो है पिछले तमाम इलेक्शन में सबसे ज़्यादा भारी इलेक्शन जो ये रहेगा। और जैसा कि हमने देखा कि भाई जब रात है ऐसी मतवारी तो सुबह का आलम क्या होगा, बंगाल से हमने ये शुरुआत हुई है और अब हम यूपी के, जो कि यकीनन बकौल सुधीर साहब के ये हिंदुस्तान का दिल है, तो सारी जो ब्लड सर्कुलेशन जो है उसके लिए जिम्मेदार हार्ट ही होता है। हमने प्राइम मिनिस्टर दिए हैं, हमने बहुत उम्दा चीफ मिनिस्टर्स भी हमने दिए हैं, और बहुत सारी पार्टीज के नसीब यहाँ से बिगड़े भी हैं और बने भी हैं। तो ये एक ऐसा इलेक्शन है, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ कि अगर हम मुद्दे पे आए तो फारूक साहब ने भी फरमाया कि भाई अल्टीमेटली द इलेक्शन जो है ना वो एक दिन पहले और जो 2 दिन पहले उस रात, इलेक्शन से पहली रात जो होती है, असल में फैसले की रात तो वो होती है कि कौन सा वोटर किस बात पे और किस फायदे से इन्फ्लुएंस हो गया और उसने अपने बहकी हालत में या अपने होशो हवास में उसने जाके वोट दे दिया। और ये एक हमारा मिजाज है, और उस मिजाज के लिए जिम्मेदार मैं समझता हूँ कि भी हमारे हालात भी हैं, और ख़ास करके हमारी इकोनॉमिक कंडीशन, क्योंकि किसी भी गरीब की कोई भी जैसे कहते हैं ना कि भी वो उसका झुकाव किसी तरफ नहीं होता है, उसका झुकाव होता है सिर्फ गरीबी से, पैसे से। तो उससे पहले वोट खरीदे भी जाते हैं, वोट बेचे भी जाते हैं, इससे हम सब लोग बहुत अच्छी से वाकिफ हैं। तो मैं अगर मोटे तौर पे देखूं वेस्टर्न यूपी, क्योंकि यहाँ से पहला हवा यहाँ से शुरू होगी, और जैसा कि मेरे पैनलिस्ट ने बताया कि भाई हवा का रुख यहीं से तय होगा, तो मैं समझता हूँ कि ओपनिंग दोनों ही पार्टीज के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बीजेपी के लिए भी और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए भी। अब अगर देखें यहाँ पे मोटे तौर पे इशू जो मुझे समझ में आते हैं, वो पहला तो है, सबसे मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है एम्प्लॉयमेंट। एक इतना बड़ा एक आबादी है हमारी, सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ से आती हैं और बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, इससे तो खैर कोई भी इनकार नहीं करेगा। हम लफाजी जितनी चाहें कर ले कि हमने इतने रोज़गार दे दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। दूसरा मुद्दा, जैसे सुधीर साहब ने फरमाया कि भी हेल्थ, कोविड के दौरान शायद हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे, शायद जो हमारे पास सपोर्ट बेस था 2014 के इलेक्शन में, 17 में और 19 में, मैं समझता हूं कि ये उस वक्त कोरोना नहीं था। तो 14, 17, 19 के बाद जब कोरोना आया और उसके बाद जो किसान आंदोलन आया, तो बाय एंड लार्ज जो हमारे पास था एम्प्लॉयमेंट, वो तो खैर पैन इंडिया है, बट इफ यू टॉक अबाउट कोविड, अगेन पैन इंडिया, but farmer agitation, it was spearheaded by our UP and Punjab. तो it was started by Punjab और उसके बाद फिर हमारे पास यूपी में आया। तो 2014, 17, 19 में जो जाट कम्युनिटी की सपोर्ट थी वो पूरी बीजेपी के साथ थी, और उसका जो सबसे बड़ा फायदा था वो हमारे मुजफ्फरनगर के जो रॉयट्स हुए थे, उसकी वजह से जाट कम्युनिटी हमारी पूरी वो बीजेपी के साथ गई। लेकिन क्योंकि इस बार किसान आंदोलन में जाट कम्युनिटी was spearheading the entire agitation in UP specifically, so BJP और जाट कम्युनिटी वो दोनों एक लॉगरहेड पे आ गए हैं, और जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी के साथ अपना टाइप कर लिया है, और अब जाके उनकी आंख खुली है, एंड दे हैव स्टार्टेड जैसे कहते हैं कि भी दिल्ली से साहिब सिंह वर्मा साहब के साहबजादे को उन्होंने फिर से रोपिन किया है, और पुराने जो जाट कम्युनिटी जो थी, जो कि मैं समझता हूँ कि अब जाति बहार है, उनको उन्होंने फिर से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है कि किसी सूरत से जयंत चौधरी को बैलेंस किया जाए। तो अब तीसरा फैक्टर इसमें आता है मुस्लिम समाज का। मुस्लिम समाज असल में जिसको किंग मेकर होना चाहिए था वो बिल्कुल बिखरा हुआ है, उसकी तो मतलब मैं क्या कहूँ, क्या दुर्दशा है, मैं खैर लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि 20% मुस्लिम पॉपुलेशन है यूपी में, which is next to the OBC हमारे पास करीब 45% वोट है। ये आसिफ साहब, ये तो हमेशा कांग्रेस को सपोर्ट किया इन लोगों ने, क्योंकि हमने जब आंख खोली थी तो पूरे सब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के पीछे रहे।
देखिए एक जमाना। और फिर उसके बाद में कुछ चौधरी चरण सिंह के साथ होते थे जो वेस्टर्न यूपी के कुछ जिलों के, बाकी सब कांग्रेस के साथ होते थे। दलित भी, पंडित भी, दलित भी और मुस्लिम भी। इसकी वजह एक और रही, देखिए कैराना के जब दंगे हुए, मुजफ्फरनगर राइट्स हुए, तो एक बात तो तय हुई कि हमने बिल्कुल ना पोलराइज कर लिया, हमने बिल्कुल हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग कर लिया, बिल्कुल अलग अलग कर लिया, और कोई भी आदमी अपनी कम्युनिटी का बैकलैश लेने को तैयार नहीं था। तो इसलिए वो एक अलग माहौल था। इस वक्त जो माहौल है, इस वक्त मुस्लिम समाज और जाट की जो न्यू इक्वेशन जो बन रही है इस वक्त, वो इस वक्त सबसे बड़ी घातक है बीजेपी के लिए, खास करके वेस्टर्न यूपी से, जहां से बैटिंग शुरू होगी, जहां से मैच शुरू होगा। और इससे पहले अगर हम बात करें, हम कांग्रेस की बात करें, सपा की बात करें, बसपा की बात करें, एक्चुअली इफ यू लुक एट हिस्टोरिकली, मेरा मानना यह है कि द पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन ऑफ मुस्लिम, it was started by the Britishers in 1857. Yes. Or which has been perpetuated by all the contemporary governments till date. तो हमारे लॉर्ड्स बदले हैं, डिवाइड एंड रूल नहीं बदला है, whether this is कांग्रेस, whether this is सपा बसपा, अदरवाइज मुस्लिम कम्युनिटी के साथ में कोई कभी खड़ा होता ही नहीं है। फॉर देम हम उनके लिए अछूत हैं, राइट? तो इसलिए मैं समझ आपकी बात, एक मिनट लूंगा मैं, और इसलिए इस वक्त जो है मैं समझता हूँ कि भी दोनों कम्युनिटीज, क्योंकि जब साथ में आएंगे, एका होगा, मैं समझता हूँ कि विकास, सबका साथ सबका विकास तभी होगा जब सब लोग एक अम्ब्रेला के नीचे आएंगे। और अखिलेश ने बड़ा अच्छा काम किया है, और मैं समझता हूँ फायक भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज फायक भाई। आप दोनों, आसिफ भाई और सुधीर भाई से, चूंकि आप लोग जो हैं वो बिल्कुल मतलब जिसे कहते हैं टू द पॉइंट बात करते हैं, हम तो बिल्कुल हवा वाली बात कर रहे हैं, बिकॉज हमने इलेक्शन देखे हैं और इलेक्शन में गए हैं, पढ़े हैं बहुत इलेक्शन कि 90 ये जो 2017 का इलेक्शन हुआ था सुधीर भाई, इसमें 175 सीटें ऐसी थी जिसमें 10% पे डिसाइड हुआ है। 175 सीटें ऐसी थी जिसके ऊपर 10% में डिसाइड हुआ है। तो अगर इन और 10% ऑफ द, मैं तो 10% नहीं, मैं तो 550 वोटों की बात कर रहा हूँ, 50 वोटों की बात कर रहा हूँ। वही तो कह रहा हूँ, तो 175 में तो कुछ फर्क पड़ेगा ही डेफिनेटली, बिल्कुल। तो इधर का उधर होगा। अच्छा, जहां तक आसिफ भाई ने हमारी कौम की बात की, मुसलमानों की, अब वो चूंकि 1857 से एक ही अंदाज में हम चले आ रहे हैं, तो उस पर ज्यादा बात इसलिए करने वाला नहीं है कि 20% हम हैं, मगर 20% जाहिर किसी एक को तो जाता नहीं है, वो तो कांग्रेस को भी जाएगा, समाजवादी को भी जाएगा, और मौलाना भी हैदराबाद से आ जाएंगे, वो भी खींचेंगे। तो इसलिए तो अपने आप को माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस माइनस हो जाता है। लेकिन जहां तक ये जो बात कह रहे हैं कि वेस्टर्न यूपी से शुरू होगा, और वेस्टर्न यूपी जो है वो इनके लिए ओपनिंग अच्छी नहीं होगी, योगी जी के लिए अच्छी ओपनिंग नहीं होगी वहां पे, उसके बाद फिर ये धीरे धीरे इधर आएगा। अच्छा, आप सबको पता है, चूंकि आप लोग सब लोग जो है वो मतलब ये इतने करीब हैं इलेक्शन और पढ़ाई लिखाई के, कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, इवन आई कैन से द पीपल हु आर रूलिंग, इनको अंदाजा तो होने लगता है कि रिजल्ट आने वाला क्या है। वो कहते रहे बंगाल में, मोटा भाई कहते रहे कि 225 सीटें आएंगी, 225, लेकिन पता था कितनी आ रही। उसी तरीके से जब पहली हवा इनको टेढ़ी लगेगी, और उसके बाद अभी 4 और बाकी हैं इनको जो पोलिंग फेजेस हैं, तो क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा, मजबूरी होगी कि हवा को ये पलटे? अच्छा सुधीर साहब, एक चीज पूछनी थी आपसे, जो ये इन्होंने कहा है कि साहब 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, और ये पेंशन और ये चीज 2-3 चीजें बिजली किसानों के लिए फ्री होगी, क्या इसका असर होगा? देखिए, ये तो बहुत छोटी चीज है 300 वोट। सबसे बड़ी चीज थी कि किसान का बिल वापस लिया गया, ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क चीज थी। बीजेपी की गवर्नमेंट में पहली दफा ऐसा हुआ है कि हमारे रिस्पेक्टेड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कहा है, वो पीछे एक स्टेप आए। तो जब इतना बड़ा स्टेप भी लिया, तब भी किसान कह रहे थे कि ये इलेक्शन स्टंट है। yes. वैसे ही अब आप 300 यूनिट बिजली कम कर देंगे, हम आपको यूरिया सस्ता कर देंगे, हम आपको कंसेशन दे देंगे ट्रैक्टर में। ये सब लोग पीपल जो मासेस हैं, जो रियल किसान है, जो गांव का बंदा है, मैं दिल्ली में रहता हूं,
आप लखनऊ में रहते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, मगर जो किसान का जो मासेस हैं, वो ये उनके जो दिल और दिमाग में, जब मैं बात कर रहा था, बुलंदशहर में मैं गया था और इस साइड गया था, तो उसमें सब जगह लोग कह रहे हैं कि ये इलेक्शन स्टंट है। इसका असर तो देखिए 2-4-5% पड़ेगा, मगर मेजॉरिटी के लिए अगर कोई ये कह दे कि स्टंट है तो इसका असर नहीं पड़ेगा। और पिछले इलेक्शन में बीजेपी को 28.7% वोट मिले थे और उससे वो मेजॉरिटी में आ गई थी, और जो नेक्स्ट पार्टी थी उसके पास 23% वोट थे। 5% का फर्क, 5% का फर्क था। अगर ये जाट, गुजर एंड मुस्लिम कम्युनिटी जो उस टाइम बीजेपी को वोट कर रही थी करैना के कारण, जो उन्होंने बताया कास्ट डिवाइड हुआ था, इलेक्शन से अचानक पहले मास राइट्स हुए थे जिसको अखिलेश ने रोका नहीं था, जनता पागल हो गई थी, उन्होंने अखिलेश को वोट आउट कर दिया था। वो सारी अगर 5% का, यहां तो हम 22%, 19% मुस्लिम वोटर्स हैं यूपी में, वेस्टर्न बेल्ट में 22% वोटर हैं हमारे गुजर, और 17 या 18% वोटर हैं यादव। अगर इसमें से 2-2, 4-4% भी झटक के अखिलेश के पास चले गए तो कहानी का रुख अलग होगा। एग्जैक्टली, यही मैं पूछ रहा था। अच्छा, ये आसिफ साहब, अब क्योंकि टाइम हमारा खत्म हो रहा है, बस एक चीज और पूछनी थी। जो इन्होंने प्रियंका ने लेडीज के लिए, फीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए जो ये सीटें रिजर्व की हैं, कहा है कि साहब हम 40% करेंगे, तो क्या इसका असर होगा इलेक्शन पे? मुझे लगता है कि भाई कांग्रेस जमींदोज हो चुकी है, और खास करके आई मीन लेट अस एक्सेप्ट द फैक्ट, और खास करके जिन जिन कैंडिडेट्स को उन्होंने वोट दिया है, मैं समझता हूं कि भाई उनका चयन शायद और बेहतर हो सकता था, क्योंकि वी एज अ कम्युनिटी हम उसी को वोट देते हैं जो कि इन्फ्लुएंशियल होता है, क्योंकि हम लोग अभी जागरूक समाज हम नहीं हैं अभी। तो इसलिए जिन लोगों को वोट दिया है आपने, चाहे लखनऊ से दिया हो या संभल से आपने वोट दिया हो, उन लोगों का जनाधार बिल्कुल नए चेहरे हैं। तो पॉलिटिक्स में नए चेहरे एकदम से, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है और जो सारे समीकरणों को समझ पाते भी नहीं है, उनको नए समीकरण बनाने नहीं आते, मैं समझता हूँ कि भाई ये कांग्रेस का जो आई मीन व्हिच दे हैव ट्राइड, मुझे लगता है कि शायद इट विल नॉट हेल्प देम अ लॉट, जैसा कि होना चाहिए था। आप बताइए साहब, फाइक साहब, आखिरी आप भी सवाल किया आपका, तो उसमें मैं बस ये बताता चलूं, क्योंकि मैं अभी इंडिया गया था, तो कांग्रेस के एक बहुत ही सीनियर लीडर से हमारी बात हुई थी इसी सिलसिले में, चूंकि उनका भी ताल्लुक यूपी से है, ये प्रियंका के सिलसिले में भी। तो उन्हीं ने बड़ी अच्छी बात कही, उन्हीं ने कहा कि 40% औरतों को देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें आपको जगह देखनी पड़ेगी कि जहां के ऊपर कोई विनिंग कैंडिडेट मर्द है, अरे वहां तो मर्द को दो भाई, तुम खामखा जो है औरतों को बांटने चली गई। और जैसा सुदीप भाई ने कहा, ये इट इज एन इलेक्शन स्टंट। 40% जो है वो आप ठीक है, और इस वक्त बिल्कुल बादशाहों की तरीके से प्रियंका जो है वो कांग्रेस को यूपी में, मतलब यूपी में लेकिन एक ही खाली गांव, यही प्रियंका थी जो हर जगह पहुंचती थी। अगर आप देखें तो वो हर जगह पहुंची है यूपी में, जब से वो 1-1.5 साल से बड़ा जबरदस्त तरीके से वो होमवर्क कर रही। हाँ, थोड़ा मोड़ा उसने मरी भी को जगाया है, जो बिल्कुल गिर गई कांग्रेस थी उसको ऊपर लाई है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप लोगों ने टाइम दिया तीनों ने, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार भी जब हम बुलाएंगे अगले एपिसोड में आप जरूर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, खुदा हाफिज। शुक्रिया, धन्यवाद।